My knowledge is that. Hi, good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. इतना जगह है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करते हुए अकेले बैठे हो। मास्क लगाओ, अटकाओगे। सर मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। हाँ बोलो बेटा। सर वो पिछली क्लास वगैरह में जब आप दूर जाते हो ना, तब आपकी वॉइस अनक्लियर सी आती है, तो सर आप ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपसे बोला था कि आवाज ना सुनाई दे तो मुझे बता देना। आज बताए हो तो मैं कैसे दूर करूँ कल क्या? यस सर। तो सर हेडफोन लगाओगे सर? अरे यार, तुम किसी को देख लिए हेडफोन लगाते हैं, मेरी आवाज ही इतनी ये पहुंच जाएगी। ठीक है, तुम उसका ध्यान बस हो गया, बातचीत बंद, खत्म करो। मेरे हेडफोन लगाने से क्या हो जाएगा? मेरे पास हेडफोन और पास ब्लूटूथ जुड़ा हुआ है। सर आपके हेडफोन ऑन है उनके तो ना परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ऐसे इतना भी मत बोलो, बच्चे हो बच्चे, ठीक है ना? गलत मत करो। बाकी दो लोग हैं ना, उनके साथ करो। जो लोग दे रखे हैं ना, उन्होंने सब करो, कुछ नहीं, हम लोग पढ़ाने से मतलब पढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ समझ गया। यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं बेटा, इसी के पैसे तुम्हारे पापा मम्मी ने यहाँ पे दिए। बात करने के लिए तो इसको बंद करेंगे, बैठ के आराम से बात करेंगे, नीचे से दिया ना तो बैठ के बात करेंगे। तो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में, आवाज आ रही है भाई? हेलो, यस सर। यस सर। इससे आगे तो मैं जाता ही नहीं। अब तो कुछ बातें नहीं सुननी होती, वही मैं धीरे बोलता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस किया था। बाइनोमियल थ्योरम में हमने सीख लिया था कि एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपैंड करने के बाद हमने सीख लिया था जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म के बाद हमने सीख लिया था कि मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने ये भी सीख लिया था कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कभी भी हमसे अगर पूछेगा तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मिडिल। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद जो है, इसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन की बात हो जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन कर लोगे, कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आप हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए हम कुछ नहीं, ये टारगेट होगा आपके पास, टारगेट की हेल्प लेंगे। टारगेट में आप देखोगे, बस एकदम से शांत हो। एक क्वेश्चन ये है, टारगेट में सीधे सेट टू निकालो। सेट टू में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है a + x रेज टू द पावर n। यहाँ पे लिखा है nc0 a रेज टू द पावर n, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो व्हाट इज n? n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, जब भी NCR जब तुम डिफाइन करते हो तो इसमें दो बातें होती है। कभी कभी डोमेन रेंज के भी क्वेश्चन में NCR लिखा रहता है, हम उस चक्कर में नहीं जाएंगे। इसका जो डेफिनेशन होता है, n और r दोनों इंटीजर होते हैं। कैसे इंटीजर होते हैं? तो r होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी r होल नंबर कह सकते हैं। यानी r की वैल्यू जो हमें दिखाई देगी वो क्या? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, और दूसरी बात n जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? नेचुरल। n कौन सा नंबर होता है? नेचुरल। तो n का वैल्यू क्या क्या दिखाई देगा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और तीसरा कंडीशन जो होता है, n जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है, यानी n की वैल्यू कभी भी r से छोटी नहीं होगी। ठीक है, अगर तुमने ऐसे लिख दिया 6, 3, 9 लिख दिया तो ये बकवास। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 9 जो है अगर इसको लिख के देखें बकवास कैसे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा -3 और ये क्या हो जाएगा 0 तो यानी ये वाला काम नहीं। और वैसे भी इसको सोच सकते हो कि यू हैव 6 थिंग्स, आपके पास 6 चीजें हैं, उसमें से 9 चीज कैसे सेलेक्ट करो, कोई तरीका है? 6 ही बातें हैं, 6 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? काट के तो बनाएंगे नहीं, तो काटना है लॉट, ठीक है, काटने का काम किसी और का। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। तो आज हमारा क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी जितना सीखा है ना उतनी फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करेंगे। फर्स्ट आया तो मतलब n क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, नेचुरल, ठीक है। r क्या होगा, होल नंबर, और n जो हमेशा होगा बड़ा होगा या r के इक्वल। बस ये 3 बात आएगी समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है द कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r + 1th। किसके पास बुक नहीं, तुम्हारे पास बुक नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, हमारे पास बुक नहीं है, आप उसके पास से ले, तुम उसके पास से ले, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना, तुम वहां बैठो ना, आवाज पूरे एकदम मार्केट बिल्डिंग कर जाता है। अब तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम संस्कार के पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम उसके पास, आपके पास, अच्छा आप दोनों एक साथ, तुम यहाँ बातचीत नहीं कर, ठीक है। सर के पास एंट्री हो गया, तुम दोनों आगे आ जाओ ना, एक साथ बैठोगे तो ठीक रहेगा ना, सीधा बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो, स्पाइन को सीधा करके बैठो, समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r + 1th इन द एक्सपेंशन ऑफ, एंड व्हाट इज द, किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं बेटा, 1 + x रेज़ टू द पावर 20 का हम एक्सपेंशन। अगर मैं rth टर्म की बात करूं यानी tr की बात कर रहा हूं, rth टर्म की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, tr की बात, और r + 1th टर्म मतलब tr + 1th की बात कर रहा हूं। तो tr लिखने का तरीका क्या होता था, 20cr, मतलब क्या लिखते थे, ncr, और उसमें से एक माइनस कर देते थे, ncr - 1 रेज़ टू द पावर कुछ भी लिखो, मान लो क्या लिखा जाएगा, 20 - r + 1 ये लिखा जाएगा। और x रेज़ टू द पावर क्या लिखोगे, जल्दी से फटाक से क्या लिखोगे, यहाँ पे जो होता है यही इस पे लिखा जाता है, क्या लिखोगे, r - 1, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो इतनी सारी बातें नहीं लिखनी है, सब कुछ नहीं छापना शुरू करो। तो 1 का पावर कुछ भी रहे हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 20cr - 1 इनटू क्या लिख लिया बेटा, x रेज़ टू द पावर क्या हो गया, r - 1, tr + 1 क्या लिखा जाएगा, 20cr और x रेज़ टू द पावर। जब हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, ये पार्ट कोएफिशिएंट है और ये पार्ट क्या है, कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि द रेशियो, क्या कह रहा है जल्दी से बोलो, क्या किस रेशियो में, 1:2। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1:2, 20cr - 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 20cr = क्या है बेटा, 1/2। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जल्दी सॉल्व करना, एक तो तरीका आप कर लेंगे, मतलब उसको एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेना चाहिए और उसी को वेरीफाई कर लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, और टारगेट में अपने बुक के आगे वहीं पे लिख ले ताकि आगे याद रहे। जल्दी से लिखो, NCr - 1 अपॉन NCr क्या होगा, तो जनरल कैलकुलेशन दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल
सीधा होके बैठ कबड्डी सर ये अगली प्रॉपर्टी है। ले लो ना जल्दी से। ले लो जल्दी से। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो। हाँ, ये एज ए प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो और एज ए कैलकुलेशन भी। चलो बाद में करते हैं। NCR माइनस 1 के क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल। यस और नो? और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। यस और नो? n माइनस r माइनस 1 तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जमीन के अंदर तो कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब लिखेगा नहीं इधर, थोड़ा सा इधर करके यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी सुनो? n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर वाला देखते हैं तो क्या लिखेंगे? r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एकदम आराम से लिखने जैसे फ्रैक्शन का कर दिया। अपॉन में क्या हो गया? n फैक्टोरियल। अब इसके बाद काट के ये दोनों खत्म। r फैक्टोरियल से हमने इसको कैंसिल किया इससे, तो यहाँ पे क्या बचा? r। और इससे जब हमने इसको कैंसिल करा तो क्या बचा? n प्लस 1 माइनस r। तो फाइनली ये किसके इक्वल हो गया? जल्दी से बोलो क्या हो गया? r अपॉन n प्लस 1 माइनस r। याद रखने का तरीका बता देते हैं, नहीं तो इतना कैलकुलेट यहाँ पे करना समझ रहे? याद रखने का तरीका बता देते। ध्यान से कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ पे जो शुरुआत में लिखा था, शुरुआत में जो लिखा था ये एज ए रिजल्ट अपने दिमाग में रखो। दोनों में हो क्या है ध्यान से देखो। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो फिर आगे याद भी रहेगा। देखो छोटी छोटी बात है ना, उसको याद रखना। देखो ये n और ये n दोनों सेम है। यहाँ पे क्या है? r माइनस 1, यहाँ पे r, दोनों कंसेक्यूटिव है, लगातार है। तो कैसे लिखते हैं? जो बिगर वाला रहता है ये r जो है वो कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? n माइनस क्या लिखेंगे? n माइनस r माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? n प्लस 1 माइनस। इतना ही शॉर्टकट है। अब यहाँ पे देखो, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे 20 सेम है, ये दोनों क्या है? कंजुगेटेड। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? r, नीचे में क्या लिखेंगे? 20 माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। जल्दी से कर दो, जल्दी बड़ा से कर दो। सर R7 आ रहा है। नहीं आएगा सर 7R। अगर देखने आए देखिए, चले जाओ। तीन चार पेज ले ले, 4-5 पेज ले ले, टाइम पास करने का। अगर नहीं बुलाते तो वो भी नहीं बताते। हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब यस सर। आंसर मार्क हो जाएगा, दिखाई दे दिया। अच्छा, अगला यस सर, क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन। When n is any positive integer, the expansion x plus a raised to the power n valid only when। क्या हमने कल से लेके आज तक जब एक्सपेंशन कर रहे थे तो क्या x और a के बारे में कोई भी बात किया था? n के बारे में हमने बात कर लिया, r के बारे में बात कर लिया। क्या x और a के बारे में, क्या x और y के बारे में कोई बात किया था? इसका मतलब क्या? अच्छा, इसको बहुत छोटे से एग्जांपल की याद करो कि a प्लस b होल स्क्वायर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? a और b क्या में कोई रेस्ट्रिक्शन है?
कुछ भी ले लेते थे ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर भी ले लेते थे, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर भी ले लेते थे, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर भी ले सकते थे, -2 -3 का होल स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन होता था उस पे। इसमें आंसर क्या होगा? फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? एनी टू नंबर। ओके, खत्म। अगला से देखो, यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे उसको ध्यान रखना। कह रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ x अकरिंग इन द सेवेंथ, तो कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? जनरल टर्म का कंसेप्ट यूज। सेवेंथ टर्म मतलब क्या हो गया? t7। सेवेंथ टर्म क्या हो गया? जल्दी बोलो। t7, तो t7 अपने को निकालना है। अच्छा, यहाँ पे किसके एक्सपेंशन में निकालना है? ax/2 8/bx रेज टू द पावर 9। 8x/2 8/bx और रेज टू द पावर 9, इसमें हमें क्या निकालना है? t7 निकालना। तो t7 का मतलब क्या हो जाएगा? 9c6। एक टर्म होता है और पहला टर्म क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बोलो। ax/2 रेज टू द पावर 3 होगा, 9 - 6। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है -8/bx, इसका पावर क्या होगा? 6 होगा। और इसी का कैलकुलेशन करना है। अच्छा, तो इसका कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन में कितना कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए? एक्सपोनेंट ऑफ x निकालना है, तो बाकी सब को भूल जाए। अब देखो एमसीक्यू यहीं से होगा। यहाँ से x का एक्सपोनेंट क्या आएगा? 3। यहाँ से x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? bx है। x का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? -1। और दोनों को ऐड करोगे तो x का एक्सपोनेंट -3, तो आंसर क्या हो गया? -3। तो यहीं से स्विच करके बस रास्ता बदल दो। तो टू दी पॉइंट सोचना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा तरीका है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9c6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a/2 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 8/b रेज टू द पावर 6 into x³ x रेज टू द पावर 6। ये सारे के सारे जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। अच्छा, इसी क्वेश्चन में दूसरा आ जाएगा, ये समझ में आएगा? ये क्वेश्चन में एक बार टू का सूट कैसे होगा? सर 1/2 का होल, क्योंकि पहला जो होता है वो n-r होता है और 9 में से 6 को माइनस करते हैं तो 3 आता है। ये ना ये सही बोले ना? गलत तो नहीं बोले ना? सोचो, गलत तो नहीं बोले? यहाँ वाला 6 वाला किस पे जाता है? दूसरे पे जाता है। और यहाँ वाला क्या आता है? 1 - this आता है। इसी क्वेश्चन में हम लोग, रुको भाई, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा चीज सीखोगे। एक क्वेश्चन बहुत ही हॉट क्वेश्चन है जेईई के। कह रहा है कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, कौन सा ऐसा टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट? अगर मान लो इसके एक्सपेंशन अगर हम ध्यान से देखें तो एक्सपेंशन होगा x जहां पे नहीं रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जहां पे x नहीं रहेगा, इसका मतलब x का एक्सपोनेंट वहां पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो नहीं रहेगा। अगर 1 हो जाएगा तो रह जाएगा, -1 होगा तो भी रह जाएगा, 1/2 होगा तब भी रह जाएगा, -1/2 होगा तब भी रह जाएगा। तो जब हम इंडिपेंडेंट फ्रॉम x की बात करेंगे तो यानी x का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमें तो नहीं पता है, एक तरीका है कि हम सारे टर्म लिख के देख लें, तो वो तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? जनरल टर्म लिखते हैं। तो हम लोग किसके बारे में, इसी क्वेश्चन को लेके किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, इट मींस व्हाट? द एक्सपोनेंट ऑफ x मस्ट बी 0। कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें x का एक्सपोनेंट जो है वो क्या है बेटा? 0 के। बात आई समझ में? यस और नो? इसमें हम क्या करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, या बाइनोमियल दिया हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसके लिए करना है,
तो उसके केस में अपन करते क्या है, ध्यान से सुनो। उसके केस में हम जनरल टर्म लिख लेते हैं जिसका लिखने का तरीका होता है टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया 9CR। पहला जो टर्म है वो a/2, यहाँ पे x है, रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 9 - r। और दूसरा जो टर्म है वो है -8/bx रेज टू दी पावर r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब एक साथ पहले कांस्टेंट वाला एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 9CR हो, यहाँ पे क्या हो गया बेटा a/2 रेज टू दी पावर 9 - r इनटू क्या हो गया 8/b रेज टू दी पावर। यहाँ तक तो भाई कांस्टेंट है, ये और भी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट हो गया, तो ये कोएफिशिएंट में चला जाए। बचा कौन, x का पावर क्या है बेटा 9 - r, और दूसरा में x का पावर क्या है बेटा r। तो दिस इज इक्वल टू, अगले टाइम में ये दोनों मिलकर क्या दे देगा, ये तो एज इट इज लिखोगे, x का पावर क्या हो जाएगा 9 - 2r, और 9 - 2r को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x बनेगा। तो 9 - 2r को जब मैंने 0 कर लिया तो इसका मतलब r का वैल्यू कितना आ गया 9/2। क्या r का वैल्यू 9/2 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अभी तो हमने डिस्कस किया था कौन सा होल नंबर। अच्छा, तो इसका मतलब 9/2 नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। कनेक्ट हो पा रहा है? कल लग रहा था पता नहीं क्या बोल। क्वेश्चन से जब करोगे, इसमें क्वेश्चन कर लोगे, बस ये समझ लो कि आधा यही का खत्म। तो r अगर यहाँ पे मान लो सपोज करो कोई होल नंबर आता तो हो सकता था, होल नंबर आया नहीं आया तो इसका मतलब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो x से इंडिपेंडेंट। तो क्या लिखोगे आंसर? तो क्वेश्चन लिख लो, इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, the term independent from x in the expansion of सामने लिखा हुआ है in the expansion of ax/2 minus 8/bx raised to the power 9। बेटा आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ऑडिबल हूँ? यस सर सुना। यस सर। यस सर। सुनाई देता है। सर अभी नहीं सुनाई दिया। हाँ, धीरे बोले थे नहीं सुनने के लिए। लिख लिया? तो क्या लिखोगे, ये कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे x का पावर क्या हो गया 9 - 2r, r is equal to 9/2 which is not a whole number, therefore no term is independent from x। यानी ऐसे करके कंक्लूड करो। ओके, सब्जेक्टिव के लिए, ये स्कूल एग्जाम के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है। हो गया सब हो गया। लेकिन उसमें परिणाम नहीं आया। कहाँ स्टोरी मत करो, कंक्लूजन करो, हो गया या नहीं हो गया। उसमें ये छोटा छोटा आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अगर इसमें कह देगा कि कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, जब है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या होगा 0। क्या होगा 0। क्लियर? क्लियर? आगे चले। अगला क्वेश्चन जो है देखो, 5th क्वेश्चन। एक मिनट रुक गया, एक मिनट जल्दी से टेस्ट चेक करते कर लो ना, लग रहा है समझ में आ गया तो कर लो, इसका वेट करो, कोई जरूरी है मास्टरी करे हमेशा। कोड होगा क्या? इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नहीं तो बता दें
आर का वैल्यू 4 है। हाँ पीछे से आंसर देख के फिर बता देंगे। नहीं मैं देख चेक कर रहा था। तो जो तुमको नहीं बोला है तो मैं नहीं है, मैं ये है ना। हो गया बेटा, ये हो गया, आगे की बात करें। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कह रहा है कि देखो a माइनस 2b रेज टू द पावर 7 और कह रहा है क्या कि टर्म कंटेनिंग a क्यूब b रेज टू द पावर 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस दोनों का सम जो होना चाहिए 7 के इक्वल होना चाहिए है। कभी पूछ देगा कि a स्क्वायर b क्यूब, तो दोनों का सम ही 7 नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0 होगा, ये टर्म होगा ही। तो ये भी छोटी छोटी बात है। अच्छा अब यहाँ पे देखो b दूसरा टर्म, तो b का पावर 4 गया है, तो b का पावर क्या गया 4, तो यहाँ c के साथ क्या लिखा होगा 4 लिखा होगा। c के साथ क्या लिखा, उल्टा सोचना, c के साथ क्या लिखा होगा 4, और यहाँ पे a का पावर 3 गया है, तो यहाँ पे 7 है, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 7c4 है। ये कौन सा टर्म लिखा जाएगा, t5 लिखा जाएगा ना सर। सर एक सर वो पासवर्ड ट्रायंगल वाला सर कितने सर लिखे थे, फिर उसके बाद a6b उसकी जरूरत है नहीं, इसको देखने का लगता है जबरदस्ती। सर वो मैं ऐसे मालूम भी कभी ऐसे था कि एक क्लिक करके तुम्हारा भाई कहते तो उससे ऐसा ही होगा ना। अब दूसरी बात और छोटा, मान लो ये उल्टा समझ में आया क्या नहीं, tr+1 ये तो लिख सकते हो ना, इजी करके क्या लिखोगे 7cr, और यहाँ पे क्या लिखोगे a रेज टू द पावर 7 माइनस r, और यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बोलो -2b रेज टू द पावर क्या लिखोगे r, तो 7 माइनस r किसके इक्वल होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए, तो 7 माइनस r इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू 4, r जब 4 हो गया तो कौन सा टर्म हो गया 3 4 + 1 यानी फिफ्थ टर्म। सेकंड वाला करना ऑब्जर्वेशन को एक्टिवेट करो इसमें कैलकुलेशन बहुत है, ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट रहेगा तो कैलकुलेशन कहीं कहीं बच जाओ, पूरे साइड में। सर मैंने भी r इक्वल टू मार के था इसलिए क्वेश्चन ढंग से सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट आया समझ में, ठीक है। बातचीत नहीं, आपस में कोई बात नहीं, एक साथ बैठे हैं बात करने के लिए, अपना अपना काम अलग अलग देखिए। आपको केवल देखने के लिए बोला है कि आपको कम से कम टारगेट दिख रहे, बात करने के लिए सबको इकट्ठे ना बैठाने बात कॉलेज। अगला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंसेस, ठीक है हो जाएगा ये। क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या लिखोगे क्या लिखोगे सबसे पहला काम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे क्या, उसका नाम क्या है जनरल टर्म लिखोगे, क्वेश्चन में सही है क्या लिखोगे जनरल टर्म। ओके तो जनरल टर्म अपन ने लिख लिया, तो जनरल टर्म क्या लिखा, क्या है x माइनस 3/x² रेज टू द पावर 18, ठीक है। जनरल टर्म लिखना है तो क्या लिखोगे tr+1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 18 x रेज टू द पावर 18 माइनस 3 रेज टू द पावर r एंड 1/x रेज टू द पावर 2। यस सर, तो को सेपरेट करेंगे यही। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 18cr माइनस 3 रेज टू द पावर r इंटू x रेज टू द पावर 18 माइनस 3r। टर्म को इंडिपेंडेंट बनाना है, जीरो के इसका मतलब किसको क्या करना है बेटा 18 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, r का वैल्यू 6 डालते ही यानी 7th टर्म है, लेकिन वो टर्म है क्या, तो क्या हो गया 18c से into minus 3 raised to the power 6, that can be written as 18c6 into 3 raised to the power 6।
देखो वो आंसर वो लिखा है फिर माइनस कैसे ऐसे समझ आ रहा तो अजीब इंसान है, अपने घर चले थोड़े लिखेंगे, जो क्वेश्चन देगा वही लिखेंगे ना। तो आई होप कि इसके क्वेश्चन जैसे मैंने शुरुआत कर दिया, आई होप कि आप लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। कर सकते हो? एक बार अटेम्प्ट लेके आना। यस सर। क्वेश्चन इसका मतलब तूने पढ़ा ही नहीं है, क्या लिखा हुआ है? हाँ तो इसीलिए तो जीरो किया नहीं, ये मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट करना है। अब देखो कुछ बच्चे बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्या करते हैं, आई ट्यूटर से सॉल्यूशन छाप लो। तुम्हें क्या लगता है मुझसे डाउट नहीं पूछ रहे तो मुझे नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन डाउट आएगा, कौन सा इसमें जाके सॉल्व करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट आएगा, मार्क करवा दूंगा। पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये सब काम मत करो, कोई फायदा नहीं। पहला क्वेश्चन नंबर 35 देखना, क्लास में पूछेगा क्योंकि उसको कैलकुलेशन ही करा हुआ नहीं है, ठीक है ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 30 पूछेगा रेडिकल साइन का मतलब मुझे नहीं पता, कोई बताएगा? रूट लिखते हैं ना, रूट एक्स लिखते हैं तो रूट जो लगाते हैं ना उसको रेडिकल साइन कहते हैं। क्यूब रूट में ये जो लिखा हुआ है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, और इसी में एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसी को x रेज टू द पावर 1/3 हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। दो फॉर्म होता है इरेशनल नंबर को लिखने का, रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल साइन से हट जाए इसका मतलब वो रेशनल बन जाए, ठीक है। तो एक बार अटेम्प्ट करके आए। यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन कहा था ना, इसमें ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार इससे क्या हो ओके। अब ध्यान से देखना, अब बिल्कुल भी हिलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसमें ऑब्जर्वेशन पकड़ में आया तो आगे की जर्नी इस चैप्टर का आसान रहेगा, अगर नहीं पकड़ में आया तो आगे की जर्नी मुश्किल होने वाली है। अब मान लो सपोज करो कोई मुझे कहता है कि हम लोग एक ये 1 प्लस x रेज टू द पावर n, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, याद करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें आता है। 1 प्लस x रेज टू द पावर n का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, nc0 प्लस nc1x। तो अगर 1 वाला क्यों नहीं लिख रहे हो कि 1 का कोई भी अगर पावर होगा तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्या लिखना चाहिए, nc0 1 रेज टू द पावर n, nc1 1 raised to the power n minus 1 into x, nc2 1 raised to the power n minus 2 into x square, ऐसे लिखना चाहिए। तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस क्या लिखोगे nc2 x square, प्लस क्या लिखोगे nc3 x cube, प्लस so on आखिरी वाला क्या लिखा जाएगा, ncn x raised to the तो बाइनोमियल यहाँ पे दो टर्म है तो ऑब्वियस है बाइनोमियल एक्सपेंशन ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा ये कहे कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस, तो x के जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स। क्या रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स। जब आप x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो कैसा लिखा जाएगा, ये nc0 माइनस nc1x प्लस क्या हो जाएगा, nc2x स्क्वायर माइनस nc2, ऐसे होगा, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस आना शुरू हो जाएगा।
अच्छा प्लस ऑन कहां तक जाएगा प्लस NCN माइनस 1 रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू। अब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हमें क्या पता, वो तो n बताएगा। n आएगा उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे देगा। इसको मैनिपुलेट करने के लिए आखिरी वाला तो नहीं पता था, तो माइनस 1 रेज टू द पावर n। अब अगर मान लो इस दोनों को मैं ऐड करूं, क्या कर लूं ऐड, देखो ध्यान से देखना, ऐड करूं तो इसका मतलब 1 प्लस x रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस x रेज टू द पावर n। क्या ऐसा लिख सकता हूं 2 into NC0 प्लस क्या लिख सकता है NC2x स्क्वायर प्लस NC4 x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 और अगर हमने माइनस कर दिया 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस x रेज टू द पावर n, कैसा दिखाई देगा 2, यहाँ पे क्या दिखा था NC1x प्लस क्या था NC3 x क्यूब प्लस क्या दिखा था NC5 x रेज टू द पावर 5 प्लस 1। ये आया समझ में? यस सर। ये कुछ एक्सपेंशन है व्हेन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको लिखो, ये एक्सपेंशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। देखो समझो लिखो से ज्यादा समझो और समझ के लिखो, सर वहां पे माइनस पावर क्योंकि यहाँ पे x माइनस है, माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 into x रेज टू द पावर n a into b रेज टू द पावर n is equal to a रेज टू द पावर n into b रेज टू द पावर n। ऐसे ही क्वेश्चन पूछो, धीरे धीरे स्मार्ट क्वेश्चन सब आएगा। बात ऐसे अब ऐसे बच्चे देखो छोटी बात नहीं समझते, सोचने का तरीका लहजा से ऐसे होता है कि सही जाओ। हटाना है इसको इरेज करें। हो गया चलिए आगे की बात करें। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो x है वो तो आगे वेरिएबल, x के जगह पे जो मन करेगा वो जो मन करेगा वो, जो मतलब जो, समझ रहे हो? तो फिलहाल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिख लेते हैं। तो ये x जो होगा ना वहां पे कभी आयोटा होगा, कभी 1, कभी -1, तो आप जो सब भूल के आए हो उस सब का काम है, ठीक है? तो हम जो मतलब जो लिख सकते। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे NC0 NC1 इस सबको क्या कहते हैं, क्या नाम दिया था, इसका नाम क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ, इसका मतलब हमारा टॉपिक है, मैं अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ और बताएं, बस यहाँ से थोड़ा सा अभी दिमाग में डाल दो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इस तरह की बातें होंगी, जहाँ पे हम x को रिप्लेस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जो मतलब जो नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट। अभी हम ऐसे बच्चों की तरह हिट एंड ट्रायल मारते हैं, सपोज करो पहली बार तो हिट एंड ट्रायल मारते हैं, तो x इक्वल टू अगर 1 सपोज करो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। 2 रेज टू द पावर n c हाँ 2 रेज टू द पावर, वो दिख रहा है वही है, सही है बेटा, वही सही है, जो दिख रहा है वही सही है। तो अगर x इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट किया तो x इक्वल टू 1 दे, तो राइट हैंड साइड देखूंगा तो वो क्या दिखा देगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 रेज टू द पावर। कहोगे सर इसकी ऐसी कौन सी आफत आ गई? तो ये जस्ट इमेजिन कि जब हम लोग सेट से सबसेट बना, तो सबसेट जब लिखते थे उसमें कितने एलिमेंट के सिलेक्शन के साथ लिखते थे? 5 जब लिखते थे तो नो एलिमेंट सिलेक्शन 0, सिंगलटन सेट लिखते थे तो 1 एलिमेंट का सिलेक्शन लिखते थे,
जिस सेट में दो एलिमेंट है तो हम पूरे में से दो एलिमेंट को सेलेक्ट करते थे, क्योंकि वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं था, याद है सेट में 1,2 और 2,1 दोनों क्या है, सेम है। तो ये क्या बता रहा है कि नो एलिमेंट यानी फाइव, ये सिंगलटन सेट, ये ऐसे सेट जिसमें दो एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसमें तीन एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसमें चार एलिमेंट है, ऐसे सेट जिसमें सारा का सारा एलिमेंट है। तो ये जो है यही तुम्हें बता रहा है किसके इक्वल 2 रेज़ टू द पावर n, और यही फार्मूला समझ में आया। अगर मान लो यहाँ पे दूसरा बात करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू माइनस, x टू टेबल कुछ भी कर सकते हैं, तो हम 1 और -1 लेंगे। x इज इक्वल टू -1 अगर लेंगे तो राइट हैंड साइड कैसा दिखाई देगा, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3। किसकी जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, x के जगह, तो x के जगह पे -1 तो नेगेटिव बना देगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे ही चलेगा। बोलो है ना, nc4 माइनस nc5 प्लस सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो तो x इज इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा, किसके इक्वल, 0। बहुत बढ़िया, इसके इक्वल हो गया 0। तो इससे मुझे ये पता चला, अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करूं, तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5, इन सब के इक्वल होगा। और यहाँ पे ये इन दोनों का जो सम है 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ से रुक जाओ, पेन ये दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है बेटा, 2 रेज़ टू द पावर n। तो एक किसके इक्वल होगा, 2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2। नहीं है बस क्या है, तो अगर मान लो इस दोनों का वैल्यू k है तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे क्या होगा, k प्लस k इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, 2k is equal to 2 raised to the power n. That implies k is equal to 2 raised to the power n. Divided by 2 और exponential log okay. तो मतलब ये चीज जो लिखा हुआ है 2 raised to the power n divided by 2, मतलब 2 raised to the power 1 और exponent लॉ से क्या हो गया 2 raised to the power n minus 1। तो इसको डायरेक्ट लिख दें, ये सब बहुत अच्छे से काम आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में काम आएगा। दोबारा फिर से लगाए डिवाइडेड बाय 2 जी -1 नहीं लिखा तो मैं क्या करूं, ऊपर यहाँ पे ये लिखूंगा, नीचे आके चेंज हो, तुम्हारा है थोड़े, मेट्रो देखने गए हो, देख लिए यार वो आपने कैसे लिखा, हां जी हाँ बोलो, वो 0 कैसे लिखा है सर, 0 कैसे लिखा उसमें, 1 प्लस x है, तो x को -1 रखोगे तो कैसे कितना आएगा सर, किस में रखना है वही नहीं समझ में आया ना सर, आपने क्या बोला वही x इज इक्वल टू -1 दिखाई दे रहा है, किस में रखोगे इस वाले में, तुम बताओ, -1 रख के यहाँ पे -1 रखोगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0 आएगा सर। यस सर, उसी से 0 रखना है। तो ये बता x मानो करके एक तब x minus y z plus z minus t is equal to 0, कैसे लिखोगे प्लस के फॉर्म कैसे, x plus 2 equal हाँ x plus z is equal to y plus t लिखने तो आफत आ जाएगा, वही तो लिखा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है, ओ सारा कैलकुलेशन आ जाओ, सारा चीज सीखो 11th में, 10th तक पढ़ी क्यों अरे जहाँ पे दिक्कत है इसमें क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया बस, पॉजिटिव वाला एक साइड कर लिया, नेगेटिव वाला एक, मतलब बीच में 4 स्टेप में नहीं लिखेगा, नमस्कार 4 स्टेप और हो गया यार, इंजीनियर बनना है कि नहीं, कि बस वही हो गया भाई, बताओ
अच्छा, अब अगर मान लो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्स को मैंने बोला कुछ मतलब कुछ भी, मान लो एक्स इज इक्वल टू 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, आता जाएगा, इधर का सीरीज आता जाएगा, उधर का सीरीज आता जाएगा, कुछ डिफरेंट रखते हैं। सबसे पहली बात मुझे से 1 मिनट में रफ नोटबुक है ना, बोले थे ना 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म बताओ। 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी, 1 मिनट के अंदर। ये बस मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ तक तुमको बताना है, नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं बताओ, मैं बीच से कट के निकल दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया मुझसे। 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म बताओ। पोलर फॉर्म के लिए आर्गुमेंट निकाला जाता था और मॉड्यूलस निकाला जाता था। सर 45 लिख दिया है और आर बिल्कुल सही जवाब, एकदम करेक्ट बोला। तो इसने ये मुझे बता दिया, इसने बता दिया कि 1 प्लस आयोटा जो है, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूं तो √2 और यहाँ पे लिखूंगा cos 45 को हम लिखते हैं π/4 प्लस आयोटा sin π/4। अच्छा, और इसके यूलर फॉर्म क्या होगा, इसी को क्या लिखते थे, √2 e⁻⁴ आयोटा π/4। ठीक है, ठीक, बस ये हो गया, ये आपको पहले से आता है और बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। थैंक। अब चलते हैं आगे। हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस so on NCn x⁻⁴। ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस x⁻⁴ किसके इक्वल होता है बेटा, n के। कोई दिक्कत इसमें? पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अब लेफ्ट टू राइट लिखते, क्या फर्क पड़ता है, उल्टा कर। अब कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू आयोटा, बोले थे ना कुछ भी मतलब कुछ भी, इमेजिनरी भी सब्स्टिट्यूट करते। ऐसे करने से फायदा क्या होगा, तो देखो NC0 तो अपनी जगह पे, अब ध्यान से देखना, एक बार बोल कर लिखना बंद कर लो, फिर बाद में मत पूछना कहां से क्या आया। NC1 तो अपनी जगह पे ठीक है, x के जगह पे आयोटा तो यहाँ पे आयोटा, प्लस NC2 अपनी जगह पे ठीक है, आयोटा x पर मतलब कितना हो गया, -1। NC3 अपनी जगह पे सही है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। NC4 अपनी जगह पे सही होगा, आयोटा r⁴ 1 मतलब, प्लस NC5 अपनी जगह सही है, आयोटा r⁵ आयोटा आयोटा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस NC6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, फिर NC7 इसके साथ क्या हो, माइनस आयोटा, और प्लस NC8 ऐसे करके चलता जाएगा। यस और नो? अच्छा, इसको थोड़ा ठीक से लिख ले, ये हो गया NC0 प्लस यहाँ पे हो गया NC1 आयोटा, और माइनस क्या हो गया NC2, ध्यान से देखना, प्लस क्या हो, माइनस क्या हो गया NC3 आयोटा, प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो NC4, प्लस क्या हो गया जल्दी बोलो NC5 आयोटा, माइनस क्या हो गया NC6 माइनस NC7 आयोटा, प्लस क्या हो गया NC8, ऐसे ही सीरीज चलता जाएगा। अच्छा, ऐसे भी लिखने की बात नहीं है, हम रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। तो रियल पार्ट कौन कौन सा दे रहा है, NC0, क्या दे रहा है NC0, माइनस क्या दे रहा है NC2, प्लस क्या दे रहा है NC4, माइनस क्या दे रहा है NC3, ऐसे करके चलेगा। आयोटा के साथ कौन पाया जा रहा है, देखो ध्यान से, क्या पाया जा रहा है, NC1 माइनस NC3 प्लस माइनस NC7 प्लस so on so ऐसे ही है। लेफ्ट हैंड साइड के सिंप्लीफिकेशन आगे समझना कर दो, अब उसके बाद राइट हैंड साइड अलग से करें।
2 की जगह है। ठीक है, थैंक यू। डोंट की कीमत एग्जैक्ट उसी में तुम्हारा हो जाता है। इसका दूसरा पार्ट इम्पोर्टेंट, ये पार्ट इम्पोर्टेंट, ये जरा भी ये छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको आएगा बता दे तो वो अरे ऐसे नहीं, इसको ट्रैक पे लाना बहुत है। हर क्लास में अगर ध्यान से सुनो, कुछ चीजें नहीं थी। ये तो कैलकुलेशन होगी। मेन इसका कैलकुलेशन क्या है? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा कैलकुलेशन? तो आपको भी लगा होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या था, आयोटा आयोटा लिखते गए, आयोटा की पावर्स अपने को पता है, उन पावर्स को है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कैलकुलेशन आ गया, हो गया, समझ में आ गया? आदित्य जी, यस सर, आ गया। आप लोग भी इसी क्लास के स्टूडेंट हो भाई? यस सर, आ गया। यस सर, समझ आ गया। आया तो तुम लोग यार, तुम तो बताते नहीं, ऐसे लगते हैं हम भी ऐसे करे रहते हैं, तो तुम भी एक कान खींचते रहते हो इधर से। कुछ तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे। केवल मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी तो चिल्लाओगे, तेरी आवाज आज तक पहुंची है? फिर मैं धीरे धीरे बोलूंगा, फिर सुनाई नहीं देगा। ओके चलो, अब यहाँ पे मेजर जो था ये नहीं, अब राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कमाल कर, तो हम क्या लिखेंगे इसको? जल्दी से बोलो, क्या लिखेंगे? फटाक से बोलो। राइट हैंड साइड में आरएचएस वाला देखो ध्यान से, क्या लिखा जाएगा? 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 1 प्लस आयोटा को हमने क्या लिखा था? √2, यहाँ पे रेज टू द पावर आयोटा π/4 रेज टू द पावर n। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर, क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो फटाक से। 2 रेज टू द पावर n/2 होगा। अरे √2 मतलब होता है 2 रेज टू द पावर 1/2 और 2 रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर n, तो 2 रेज टू द पावर n/2। अच्छा, e रेज टू द पावर आयोटा कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। n π/4। और इसको जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर n/2 इनटू क्या हो जाएगा? क्या लिखोगे? cos ऑफ n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4। और इसको अगर सेपरेट कर लेंगे तो कैसा दिखाई देगा? 2 रेज टू द पावर n/2 cos n π/4 अब प्लस आयोटा क्या दिखाई देगा? 2 रेज टू द पावर n/2 और साइन यहाँ पे क्या दिखाई देगा? जल्दी से बोलो, n π/4। क्लियर? तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्लियर हो गया? और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो कौन पार्ट किसके इक्वल होता था? रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। कहाँ कहीं जा रहा है? हो गया? अभी बस बता रहे हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एट रैंडम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट। हम लोग अभी क्या सब्स्टिट्यूट है? एट रैंडम वैल्यू 1 -1 आयोटा, मन करें माइनस आयोटा, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी -4, कभी -45, कुछ भी कर सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर लेना, करके मुझे ठीक है। कहाँ लाओ नंबर दिखाओ, कहाँ मन में दूसरी बार तो हमने भी यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे x और y, अभी हम लोग कर रहे थे ना सेकेंड क्वेश्चन सेट 2 का, उसमें क्या था? x और y कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी नंबर।
लॉगरिथमिक आ जाए, कुछ आ जाए। इसमें जो मेजरली जरूरत पड़ती है, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, हमने उसी चीज को अप्लाई किया है जिसकी हमें जरूरत है। 1 - 1 आयोटा, उसके बाद होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा। तो आप लोगों को अगर समझा नहीं, अब चलते हैं आगे का फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल। इससे क्या होगा, फाइनल कंक्लूजन क्या लिखा है, अभी तो नहीं तक लिखा होगा सब। दोनों को ही अरे भाई तो उसको फाइनल कंक्लूड तो करो। तो सर उसका आ जाएगा हाँ क्या आएगा, हाँ तो इसको कंक्लूड करेंगे ना, क्या आएगा जल्दी से बोलो, क्या आएगा फाइनल, क्या आ गया, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 minus NC6 plus so on is equal to 2 raised to the power n by 2 or n pi by 2। ये क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट पूछा हुआ, याद कर ले। NC1 minus NC3 plus NC5 minus NC7 प्लस so on is equal to 2 raised to the power n by 2 और यहाँ पे sin n pi by 4। अब यही पे क्वेश्चन में कैसे क्रिएट किया, यदि इसका स्क्वायर बताओ क्या होगा, NC0 माइनस NC2 अब प्लस NC4 ऐसे ऐसे है क्या, इसका होल स्क्वायर अब प्लस NC1 माइनस NC3 प्लस क्या हो गया NC5 माइनस ऑन इसका होल क्या हो, इसके इक्वल, जल्दी से बोलो, 2 रेज टू द पावर n by 2 का होल स्क्वायर और अंदर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 1। तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, दिस इज इक्वल टू क्या होता है 2 रेज टू द पावर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अभी तक जो है, अभी तक का रिकैप कर ले, नोट करके लिख ले कि हमने अभी तक क्या सीखा, नोट करके लिख ले। पहला हमने सीखा C0, NC0 को कभी कभी हम क्या लिख देते हैं, C0 भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा, C0। अगर C0 लिखा हुआ है तो समझ लेना NC0 लिखा हुआ है। C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on प्लस Cn इज इक्वल टू हो गया 2 रेज टू द पावर n। नहीं वहां पे ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक वहां पे क्या है n। और क्या सीखा बेटा, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 इज इक्वल टू क्या होता है so on C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस so on इज इक्वल टू होता है 2 रेज टू द पावर n माइनस। अच्छा अगला देखो क्या सीखा, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस so on क्या होता है 2 रेज टू द पावर n by 2 cos n pi by 4। और अगला वाला ये लिख लेना, ये 4 इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे तो इतना सिखाने के बाद अगर तुम्हें पूछना हो, अगर n-10 भी लिखता तो वो गलत होता है, n-1 इतना कैलकुलेशन छूट गया होता है। बोलो वो जो रोलर कौन सा आपने दिखाया था, दूसरा इसको वहाँ पे हम डायरेक्ट जो करते थे ई बन जब आपने लिखा था ना रूट ई का पावर कितना होता है, तो डायरेक्ट वहाँ पे 2/2 डायरेक्ट के बाद नहीं सुना, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग ये वाला लिख सकते हैं कि 2/2 cos हम लोगों को ई बन सकते हैं। अच्छा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का पावर 5 कौन सा फॉर्मूला है, जानते हैं कि बस दोनों को मिला रहे हैं। आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे। कैसे कैसे लिख सकते हैं उसको, डायरेक्ट दोनों को तुम मिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो। क्या मिक्स कर रहे हो, इस उसमें ऐसा हो गया सीधा को बैठना, तो ये भी मुझे कहना पड़ेगा, खोल के मिक्स के मालूम है कैसी वीडियो ठीक है, मैं देख के बनाऊं तो यार ये कौन सा सीधा सीधे के बैठ नहीं पा रहे हो, तो ऑनलाइन में ऑनलाइन में क्या किया होगा तो लोग तभी तो कुछ नहीं आता है। ये सो गया होगा, सब्जेक्ट सो गया होगा, दिमाग सो गया होगा,
सिर्फ बैठने भी नहीं आता है यार। तो तुमने क्या किया, दोनों को सही किया। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू द पावर n होता है, दैट इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा होता है। बस वो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता था? नहीं पता था ना? ऐसे सोचा आप, ठीक है। तो अब जब जो मैंने नहीं बताया वहां से करता तो फिर कहते डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ाओ, तो बाइनोमियल पढ़ाते पढ़ाते कहीं और चले जाते। इसीलिए मैंने e रेज़ टू द पावर आयोटा उसके डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट हो गया जिसमें हमें आगे चल के प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीखेंगे उस समय काम। दूसरा जो पार्ट है जल्दी से देखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ greatest term national green tribunal because numerically greatest term एमजीटी दिल्ली में बहुत परेशान कर नहीं लगा मुझे। तो numerically greatest term जो है in the expansion of 1 plus x raised to the power n। बहुत आसान, बहुत सिंपल, साधारण सा क्वेश्चन, ठीक है। पता तो है नहीं तुम्हें मुझे भी नहीं पता है। जब हम लोगों को कोई चीज नहीं पता होता है तो वहां पे हम सपोज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में x का कोई वैल्यू दिया होगा और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। क्या होगा बेटा? फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अच्छा, इसमें एक टर्म हो गया ग्रेटेस्ट टर्म कह देता तो चलो ठीक है। कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जिस टर्म का हम मॉड्यूलस सबसे ज्यादा हो। जैसे मान लो तुमसे पूछे -5 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो तुम कहोगे 2 ज्यादा है। और मैं तुमसे पूछूं न्यूमेरिकली कौन ज्यादा है, तो -5 न्यूमेरिकली -5, क्योंकि उसका मॉड्यूलस किसके इक्वल होगा? 5। So numerically greatest term implies us, tells us that we have to find modulus, मतलब मॉडुलस वहां पे रहेगा ही रहे। ओके, सेकेंड थिंग है we don't know about the thing, तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते होता क्या है। तो we just simply suppose कि एक जनरल टर्म ले लिए TR+1 is numerically greatest term। इतना तो सपोज कर ही सकते नहीं, इतना तो कोई वजह सर नहीं कुछ पता है, कुछ हिंट्स भी नहीं है। We just simply suppose कि TR+1 जो है ना वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो TR+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कब हो? जब वो अपने अगल बगल आजू बाजू, मान लो किसी बिल्डिंग में सबसे, एक मोहल्ले में बहुत सारे बिल्डिंग, इमेजिन कर सकते, उस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, तो वो अपने अगल बगल के सारे बिल्डिंग से ऊपर होगा। हो सकता है कुछ बिल्डिंग बराबर बराबर में हो, तब भी तो सबसे ज्यादा हाइट होगा। तो दो बातें होती है। इफ वी आर सेइंग TR+1 is numerically greatest term, it means it is very clear to you that TR+1 is greater than equal to TR। अभी बताया ना कि दो बिल्डिंग सबसे ज्यादा, तो दोनों का इक्वल हाइट भी होगा, तब भी तो सबसे ज्यादा यही दोनों हो जाएगा ना। बोथ मस्ट बी ग्रेटर ना। तो हमारे पास क्या हो गया, लिखो, सपोज TR+1 is the numerically greatest term। जब क्वेश्चन में सारे फॉर्मूला भूल जाओ तो यहाँ पे शुरू किया जाता है, इसीलिए सब बता रहे हैं। कम से कम कंसेप्ट याद रखो, डायरेक्ट में आंसर दे चुका, उससे पहले नहीं डेरिवेशन याद रहेगा। तो बच्चों को ये होता है कि एडवांस का कब पढ़ाओगे, पूरे क्लास में हम जेई मेन लाते रहते साथ, एडवांस का कब पढ़ाओगे? तो ये सब जो पढ़ा रहे हैं ना, डेरिवेशन जो बता रहे हैं वही एडवांस, अलग से नहीं चलेगी। पैरेलली जितने फिजिक्स में डेरिवेशन बताया जा रहा है कि दीज आर द एडवांस। क्यों हो रहा है? तो TR+1 is numerically greatest। It's obvious that TR+1 is greater, either greater than TR or equal to TR। तभी ना ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा,
TR plus 1 is greater than equal to TR, मॉडुलस साइन के साथ, है ना? दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, मॉडुलस ऑफ TR plus 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ TR इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अरे बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या है कि जनरल टर्म तो लिखने का आता है अपने को, TR plus 1 को क्या लिखेंगे बेटा? NCR x raised to the power r, और TR को क्या लिखेंगे बेटा? NCR minus 1 x raised to the power r। अब क्वेश्चन की बारी, कुछ लोग अपनी बारी नहीं से जगह में तरीका होता है। सुनो क्या? अभी हमारे पास है, इस दोनों को डिवाइड होना है, ये रफ वर्ड चल रहा है, इसको छापना मत। डिवाइड होना है तो एक तो आ जाएगा NCR अपॉन NCR माइनस 1। आज ही के क्लास में देखा था इसका उल्टा पुल्टा। क्या होता था, कैसे लिखते थे बताओ? खड़े हो जाओ, कान पकड़ के R by बताओ क्या होता था? देखो R क्या था, इसका P5 खराब हो गया, Pentium 5 और Pentium 2 हो गया। बोलो कान पकड़ के खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े, यही तो नहीं मुझे आता है, ये मुझे बोलो बिल्कुल सही बोला, कर दिए। उसमें उल्टा लिखा हुआ, उसमें R वाला नीचे था, तो R कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? N माइनस R माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? N प्लस 1। कभी नहीं और करना चाहिए, कभी करना है दूसरे क्लास में खुद ही मजाक बन जाता है। बैठो साहब, आपको जगाने के लिए ऐसे करना पड़ता है, तो वही काम हम करोगे तो अपने आप ये हो गया। तो इसीलिए देखो हमेशा क्या है कि जल्दी करना होगा, तो इस बातों को दिमाग में रखना होगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? अभी बताया बच्चे ने, इसे दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम पहला लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? NCR x raised to the power, अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा? जल्दी बोलो, NCR minus 1 x raised to the power r minus 1 is greater than equal to। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको क्या दे देगा? x दे देगा। अच्छा इधर वाला तुमने बता दिया है, इधर वाला क्या लिख लिया? जल्दी से बोलो, n plus 1 minus r अपॉन r, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? x। yes or no is greater than equal to। कैलकुलेशन n plus 1 minus r कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। चलो जाने तो, छोड़ो, उतने मेहनत नहीं करते। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं n plus 1 into x, अब माइनस RX लिख सकते हैं अपॉन r। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी कर देगा, बाद में मत करना, समझ में नहीं है। अब यहाँ के बाद समझते रहे, ठीक है? समझ आने का काम। दिस इज इक्वल टू n plus 1 mod x minus r mod x is greater than equal to r, that implies n plus 1 mod x is greater than equal to r into 1 plus mod x, that implies r is less than equal to n plus 1 mod x upon 1 plus mod x। तो ये जो r है वो हमें दे देगा और बता देगा न्यूमेरिकली जेड टर्म की बात है। नहीं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। नहीं कुछ नहीं लिखा, उसके ऊपर से नहीं, कुछ नहीं, कुछ मान आपने ऊपर लिखा ना TR प्लस 1, वहां पे y ठीक है। बोलो आप बोलो। हमारे तो TR प्लस 1 लिखा आपने, वहां पे y हां बेटा, यहाँ TR प्लस 1 लिखा आपने, और उसके आगे y y raised to the power r। कान पकड़े खड़े हो जाओ थोड़ा सा।
ये खड़े हो ना कान, अरे सुनो तो, कान पकड़ने से वही पनिशमेंट थोड़े, पनिशमेंट लग रहा है तुमको, लग रहा है पनिशमेंट लगे तो कान बोलो फाड़ लो, वाई रहेगा तब ना वायरस की बात आ गई, वाई रहेगा तब ना, जो क्या किया पता है, पहला पेज खोला है और वहां एक्स वाई ले लिया, वाई है यहाँ पे दिखाई दे रहा तेरे को, वाई देखो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, फाइनल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया। तो अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो वहां पे क्या लिखेंगे बेटा, क्या सबसे पहले लिखेंगे, अगर दूसरे पेज पे चलते हैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मुझे इतना ही लिखना है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। घर पे थोड़ा सा कर लीजिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, r इज लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखो इतना ही याद रखना, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x, और यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन क्या होगा, ये r प्लस, r का वैल्यू 6 आएगा तो 7 आएगा तो 8 आएगा तो 9, ठीक है बेटा। सर सर याद है? जी जी बताइए। सर एक मिनट आप बैक पेज करो ना, मुझे कुछ पूछना है। बेटा वो डिलीट हो गई, सर मतलब क्लियर हो गया है, बस मुझे एक चीज पूछना है, मतलब आपने लिखा था तो सर वहाँ पर जो आपने NCR x रेज टू द पावर r अपॉन NCR -1 x रेज टू द पावर n-1 लिखा था, तो उसे कट करके फिर आपने x लिखा, उसे हम पुट कर रहे हैं NCR अपॉन NCR -1 का जो वैल्यू है उसके साथ ना उसे पुट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि TR+1 में पूरा था ना, NCR x रेज टू द पावर r लिखा हुआ था ना, हाँ बस वही पूछना था। x टू द पावर r लिखा हुआ था ना, इसीलिए है ना, अब 2/2 into 3/5 into 7 लिखा रहेगा, तो कट करके तो अगर मान लो कट होगा तो किसी को किसी से कट कर सकते हैं ना, तो ये फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डिस्कशन का पॉइंट है, जो मेन डिस्कशन का पॉइंट है, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये अपना दो वैल्यू ले सकते, कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, या फिर इंटीग्रल वैल्यू लेगा या फिर नॉन इंटीग्रल वैल्यू, कौन कौन सा वैल्यू लेगा, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। सपोज करो कि r कहीं पे लेस देन इक्वल टू 6.5 मान लो ऐसा आ जाता, अभी तो है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखेंगे, तो इसका मतलब r का वैल्यू इसमें से ग्रेटेस्ट ले, और ये 6.5 से छोटा तो बहुत सारा होगा, इन सब में से ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 6, r इज इक्वल टू 6 हो गया, तो कौन सा टर्म इसका हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, 7 टर्म, और अगर मान लो लेस देन इक्वल टू 6 होता है तो फिर क्या लो 6 होगी, समझ गया, यानी इस r का वैल्यू इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, यानी r इज द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, r is the greatest integral value of n+1 into mod x y divided 1 plus mod x. Okay, can we proceed further? Yes sir. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाँ देख लो, टाइम नहीं हुआ है, टाइम हुआ 13:45, और 45 मिनट्स और बचा हुआ है, झेल लो 45 मिनट, मजा आता है यार, इससे आसानी से क्या इतना, इससे धीरे तो पढ़ाता है, हाँ तो झेलो, तुम तो जिंदगी भर झेलोगे, और मुझसे क्या बदबू लेते हो, किसी को कह दिया तो बेटे गुस्से टमाटर बेटे इतना नगर मार्केट में मिल गया, इसलिए कि मैंने किसी को कुछ यहाँ पता कब क्या निकल गया और नहीं होगा, वो था रिपीटेड वैसे, और हाँ
एग्री हो गया भाई, तेरा ये नहीं है, तेरा एटीट्यूड एक होता है ना, इंजीनियर बनने का एटीट्यूड होता है। आप लोगों में तो जुनून ही नहीं है। आप लोग देख के ऐसे लगे आज का क्लास कैसे बीतेगा, क्यों माँ बाप को जवाब देना आज मैं क्लास करनी है। कहीं से एक्स्ट्रा मुझे नहीं दिखता सच में, अभी तक आपने ये एटीट्यूड नहीं दिखाया कि आपको इंजीनियर बनना है इसीलिए, या फिर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स है इसीलिए आप पढ़ने आए, सीख के वापस जाने। आप कहीं देखा आज का 2 घंटे कैसे, अरे जब तुम कर ही रहे हो तो अच्छे से करो। कौन सा तुमको यहाँ से भागने देंगे हम, भाग जाओगे? फिर वही बात, जिंदगी में हमेशा जो काम करना अच्छे से करो। इस एटीट्यूड के साथ बैठे मेट्रो 8 बोगी होता है, अभी क्या है यार, दिस इज नॉट द रियल एटीट्यूड। स्टूडेंट का एटीट्यूड होना चाहिए कि ये सब सीखे। तुम लोगों का है कि क्लास में क्या क्या नहीं सीखना है, और अभी फालतू बातें कर रहे थे एकदम से यहाँ पे बहस हो जाएगी लंबी चौड़ी। अभी खाली कह थे बस का कलर रेड होता है, ब्लू ग्रीन व्हाइट सब शुरू हो जाएगा। सीखने का एटीट्यूड अभी जनरेट कर लो, तुम्हारे हाथ में समय है, 1.5 ईयर एटलीस्ट है। बस 5 महीना और बीत गया ना, उसके बाद फिर दिन गिनना। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं। आईटी क्वालिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस सिर्फ कि एटीट्यूड सोने वाला नहीं होगा। रो जाओ, आज कुछ नया सीख के जाओ, घर पे जाओ। घर आप लोग जो घर बैठे हो उनके लिए भी है, घर पे उस नोटबुक को निकालो, नोटबुक निकाल के देखो आज तुमने अच्छी बातें क्या क्या सीखी, उसको किसी को रिकॉल करो, किसी को घोट पीट के दिमाग में डाल दो, समझ रहे? उसी दिन अब आज पढ़ाया 20 दिन के बाद देखेगा कुछ भी नहीं समझ में आएगा, वही हो रहा है। सर मेरा बैकलॉग कैसे कवर होगा? पढ़ने से, पढ़ने से कैसे कवर होगा? बस सीधा आंसर। कितना पढ़ना है? पागल होंगे पढ़ते पढ़ते। कितने देर सर यहाँ से थक जाओ तो क्या करो? सो जाओ। ये सिर्फ कोई क्वेश्चन? तो यहाँ से घर जाते हैं सुबह से 6 घंटे क्लास में, घर जाते ही नींद आएगी, सो जाना भाई। जब जागो तभी से फिर से शुरू हो जाओ। 9 बजे सो गए, 2 बजे रात में नींद खुली, 2 बजे रात से शुरू हो जाओ पढ़ना। कोई जरूरी है कि पूरी रात जगेंगे तभी पढ़ेंगे? जुनून ही नहीं है यार तुम्हारे क्लास में ना। मुझे नहीं लगता कोई टीचर ना नोटबुक कुछ देख के भी आता हो, मुझे नहीं लगता। उनको लगता है ना ये क्लास, उनको जैसे तुम फील करते हो ना मुझे बिताना है ना, तो टीचर को भी फील आने लगता है मुझे भी ये बिताना। इसीलिए मैं आते ही पहले कहता मैं यहाँ पढ़ाने के वाला, मेरे पास इतना समय नहीं था। एटीट्यूड सीखने का 8-10 बच्चे हैं जिनको देखते वही टैपे टैपे करते रहते। 6-7 अभी ऑनलाइन में बैठे हुए, 2-4 यहाँ पे बैठे हुए। फिर तुम्हें कम आना, ज्यादा आना, लेट से सीखना, शुरू में सीखना। फाइनल एग्जाम किसका है पता है? जितना दिमाग में रह जाएगा उसी का एग्जाम। किसी को जल्दी समझ में आए उसकी बला से। सीखने का एटीट्यूड जनरेट करो बेटा, सीखने का एटीट्यूड नहीं है तुम लोग। मतलब तुम लोग अभी कैसे बच्चे हो पता है? 5th क्लास का जो नहीं बच्चा होता है वैसे पतंग उड़ाते देखा, ओ व्हाट अ हाई, ये होता था ना जब छोटे थे, बस से देखे वाओ व्हाट अ ग्रेट कलर। पता नहीं वो सबसे घटिया कलर हो, लेकिन रिएक्ट करो, मत करो ये सब मत करो। एटीट्यूड अब समझ जाओ। अब अपने एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। अगर पढ़ाई में कुछ करना है, कहीं और कर रहे हो अच्छी बात है, यूनिडायरेक्शनल। वो पढ़ाई थक जाओ सो जाओ, ये सब कुछ तरीका है। मैं क्या करूं, मेरे पास समय नहीं मिलता है, तो ठीक है, बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर एंड आफ्टर दैट इंडिया के 24 आवर्स को 48 आवर्स कर लेना।
कह रहे हैं देयर इज 3 days इन अ वीक। सर मुझे 6 days पढ़ना पड़ता है, 7 days वीक में तो 7 दिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन के 3 दिन कर देना, हॉलीडे कर देना, मतलब 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, फोन कोई घर से नहीं निकलेगा, परिंदा पर नहीं पढ़ना जरूरी है। तुमको कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है सोच में। आप लोगों से बहुत सारे बच्चे अगर एक चीज नहीं समझते दोबारा पढ़ के समझ में आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता, लेकिन उसके हमें तो होगा ही नहीं, तुम्हें नहीं होगा तो हम क्या भगवान जी हैं कि तुमको कहेंगे आशीर्वाद तथास्तु, गो टू इंजीनियरिंग, गो टू IIT कानपुर, गो टू IIT, ये तथास्तु करने वाले हम थोड़े हैं। या फिर पानी से मतलब चूहा बन जाए, ये थोड़े है, ये थोड़े है। हमारा और तुम्हारा एफर्ट जब तक कॉमन गोल हम दोनों का नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर। एटीट्यूड मतलब एटीट्यूड लोग ऐसे लगता है जैसे आज आगे चेहरे पे ही दिख रहा है, चेहरे ऐसे दिख रहे मुड़ गए, खुशी नहीं होती पर क्या तुम कि घर से भगा दिए जाते हो कि जाओ भाई आकाशवाणी का कर खा के, खुशी होगी, नई चीज सीखते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेट टेस्ट इसमें क्वेश्चन आना चाहिए। मैं वेट कर रहा था कि सर ठीक है r is less than equal to 6 है, 7th टर्म यहाँ पे क्या ऐसा इसके अंदर की घटना घटेगी। एक जगह मान लो नॉन इंटीग्रल वैल्यू आया, फ्रैक्शन में आ गया तो उस समय तो आपने 6 लिख दिया तो उसका ग्रेटेस्ट 7th टर्म ग्रेटेस्ट लिख दिया। लेकिन अगर 6 आ जाएगा तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में 2 टर्म यहाँ पे क्या है, t(r+1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इसके केस में होगा, समझे, ग्रेटर देन इसके केस में होगा। अगर ऐसा वाला वैल्यू रहेगा इसमें ये सब कब होगा, तो क्लास में ध्यान से सुनोगे, सीखने की कोशिश करोगे। यहाँ तो ये सोचो कि मास्टर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ क्या क्या छाप रहे हैं आप बता दो, छाप लेते बस, दिमाग तो नहीं लगे, समझना है ना। वैसे जेई थोड़े होते हैं, वैसे जेई होता तो हर कोई जेई नहीं चलता। जब तक तुम्हारा अपना इनपुट नहीं रहेगा ना अपने नॉलेज में तब तक मुश्किल है। तो ये हो गया इस सिचुएशन, और दूसरे सिचुएशन में क्या हो गया, tr+1 इज इक्वल टू टी। ये सेकंड वाले सिचुएशन में इंटीग्रल वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे r का वैल्यू 6 है ना, तो यहाँ पे 6 यानी 7th टर्म और 6th टर्म दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, समझ में आ गया। और इसके केस में केवल और केवल इस वाले केस में केवल 7th टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। क्योंकि आप सोचते ही ना आपको वहां में लगेगा तो नहीं समझ लो शुरू किया मतलब कहाँ से शुरू किया था, ये टॉपिक पढ़ना कहाँ से शुरू किया था, एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन तो पिछले क्लास में नहीं किया था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में कहाँ से शुरू किया था, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब तुमको पता ही नहीं है तो फिर क्या पूछ रहे हो, कुछ वही नहीं, क्या किया, क्या सपोज किया, मतलब स्टूडेंट पॉइंट होता है, कहानियों में नहीं चलता। tr+1 सबसे ग्रेटेस्ट टर्म, उसके लिए हम उसके जब डेरिवेशन कर रहे थे तो क्या किए, tr+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों एक साथ तो नहीं होगा ना, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों में से एक करेक्ट है, या तो 2 ग्रेटर देन 1 होगा या 2 इक्वल टू 1 होगा। अब जब r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो r की वैल्यू कौन सी आ सकती है, तो फ्रैक्शन वाली आ सकती है और इंटीजर आ सकती है। तो जब फ्रैक्शन वाली आएगी तो उसके केस में क्या होगा, एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, वहां पे सिचुएशन क्या होगा, tr+1 इज ग्रेटर देन tr,
और हमें तो ये पहले से पता नहीं रहता है ना, तो जब पहले से नहीं पता है तो हम नॉर्मल करेंगे ना, क्या यूज करेंगे, r इज लेस देन इक्वल टू n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू आई 6, तो 6 इज लेस देन 6.5 है, इक्वल टू 6.5 तो नहीं है ना। तो ऐसे केस में आपको tr+1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, और जहां पे लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या है, 6 है, r इज इक्वल टू 6 है। कहां से शुरुआत हुआ था, tr+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पहले केस के लिए क्या हो गया, ग्रेटर देन, दूसरे केस के लिए क्या हो गया, इक्वल टू, तो वहां पे tr+1 किसके इक्वल हो गया, tr के। यहाँ पे दो टर्म होंगे, लेकिन दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। इट मींस व्हाट, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इट मींस व्हाट, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। कब होगा सेम रहेगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर, ये है इसका, ऐसे सोचा जाता है। इसको ना उठा देगा। तुम जाके, ये कुछ लोग अपने पेपर में जाके इज और आई ऊपर की तरफ, एस नीचे की तरफ, उसके टेक्निक बाहर निकल, समझ में नहीं आया कि आर क्या होगा, आ गया ना, है रैशनल नंबर। चलो क्वेश्चन पे आए, देखो क्वेश्चन पहले ये भी तो जानना जरूरी है, क्वेश्चन किस तरह का होगा। तो क्वेश्चन इज दिस, पेज नंबर से लिखो, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। देखो ना क्वेश्चन, तो छोटा क्वेश्चन, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, छोटा क्वेश्चन है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट ऑफ द एक्सपेंशन 3 माइनस, क्या लिखा हुआ है बेटा, 3 माइनस 2x रेज टू द पावर 7 एट x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2। अब जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो होता है क्या, शुरुआत वाली चीजें अगर आपको याद नहीं है तो वो कराओ। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपन किस में निकाल रहे, 1 प्लस x रेज टू द पावर n, किस में निकाल रहे थे, 1 प्लस x रेज टू द पावर n। ओके, ये दिखाई दे रहा है इसमें, पहले तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 कॉमन लेके बाहर, यस सर, क्या निकाल देंगे, 3 कॉमन लेके, ऐसे लगा जैसे किडनी किसी का निकाल लिया। अब 3 निकालेंगे तो दूसरे में ये तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो किडनी थोड़ी निकाला गया है क्या, बस 3 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 रेज़ टू द पावर 7, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अंदर वाला क्या हो गया, 1 माइनस, प्लस लिख लेते हैं, ठीक है, -2/3 x रेज़ टू द पावर 7। तो इस x के जगह पे पूरा का पूरा ये लिखा जाएगा। अब इसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, r इज लेस देन इक्वल टू, क्या लिखो, n, n के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस 1 mod x, मतलब mod -2/3 into x अपॉन 1 प्लस mod x, क्या लिखोगे, mod x, मतलब -2/3 into x। What is the value of x? यहाँ पे देखो 1/3, r is less than equal to 8 प्लस क्या हो गया, 1/3 मतलब कितना हो गया, देखो 8 प्लस 8 into 2/9 अपॉन 1 प्लस 2/9, कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 16/9 अपॉन 11/9, this is equal to 16/11, this is equal to 1 point Rahul Gandhi, 1 point Gandhi, Rahul Gandhi ठीक है सब। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, r is less than equal to 1 point something,
तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या हो गया? 1। कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? सेकेंड टर्म इसका निकाल लो। T2 इज इक्वल टू 7C1 3 रेज टू द पावर 6 इनटू क्या लिखोगे? -2x रेज टू द पावर क्या लिखोगे भाई? 1। और इस पे कौन सा क्या लगा दोगे? मॉडुलस। क्या लगा दोगे? मॉडुलस। x की वैल्यू क्या डालोगे यहाँ पे? 1/3। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या डालोगे? 1/3। तो देखो थ्योरेटिकली क्या था और न्यूमेरिकली कितना आसान है, छोटा है ना। तो थ्योरेटिकली इसलिए बताया उसके बीच के जो क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ डाल देना, तो वो भी डॉट 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 करके नंबर दे देगा 0। हाँ तो कैलकुलेट करो, 11 और 16 बैठ के हम डिवाइड करते रहेंगे। बताओ 11 में 11 16 डिवीजन सिखा रहे हैं। हमने लिख दिया होगा, तुमने लिख दिया होगा, एग्जाम में लिख के आना रहोगे तो तुम्हें बता देंगे कैसी बात। क्या जाएगा वहां पूछेगा। तो 11 डिवाइड करेंगे तो 16। ये ना होता ये ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन एक और देखो, इसमें तो है नहीं सॉल्विंग एग्जांपल। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन, greatest term in the expansion of 2 plus 3x raised to the power 9. 3x raised to the power 9 when x is equal to 2/3. हो जाएगा? Yes, sir. हाँ आप करो बोल रहा नहीं, जल्दी फटाफट करो। अच्छा बच्चा है, देखो कितना एक्सपेक्ट हो रहा है। ओके हम क्या हमारा कौन को नहीं कैसी से बच्चे कम से कम तुम्हारा कैलकुलेटर निकालता नहीं। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 तब तो उससे ऊपर आदित्य। आजकल पार्टिसिपेशन कम हो गया, समझ में आ रहा है बेटा? और इधर कौन कौन है? आज ऐसे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा लोग क्लास में आए हैं। हाँ ठीक है। 10 बच्चे आते हैं। क्यों ऐसे क्यों? इधर देखो आज का क्लास में पढ़ेगा तो अगला क्लास पढ़े ही नहीं पड़ेगा। अगला प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। x का वैल्यू है 2/3। r is less than equal to आ गया होगा कितना? 5 पूरा एग्जैक्ट 5। एग्जैक्ट 5 बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब देखो यहीं पे तुम्हारे पास मौका है, T5 निकाल के चेक करो और T6 निकाल के चेक करो, देखो दोनों इक्वल आ रहा है, चेक कर लो। अगर कैलकुलेशन तेरा सही है तो ना, इसमें 2 plus 3x raised to the power 9 x is equal to 2/3 ना, ठीक है। 3/2 की जगह पे 2/3 कर दिया। जो सॉल्विंग नंबर से छापेगा उसका 13 by something है। सर 5 होगा। r is less than or equal to 5। और ये एग्जैक्टली क्या है? r के इक्वल है। तो कौन कौन सा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा? pr है। तो जल्दी से दोनों निकाल के चेक करो ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है कि नहीं। दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए ना, नहीं तो हमारी बातें ही गलत हो जाएंगी।
कैलकुलेट करो, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म कैलकुलेट करोगे। क्या लिखोगे जल्दी से बोलो। 9c5 2 raised to the power 4 into 2 raised to the power 4 3 to x raised to the 5 c5 क्या लिखोगे जल्दी से बोलो। 9c4 देखो ये दोनों सेम होते हैं। 9c5 9c4 yes sir minus r। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया 2 raised to the power 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 3x 3 raised to the power 4। 4 अब देखना ध्यान से दोनों जगह x की वैल्यू सेम चले आगे ज्यादा ध्यान नहीं। अच्छा अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट यानी ये जो फर्स्ट फेज था वो जेईई मेंस का 95% कवर कर चुका। जेईई मेंस डॉक्टर से ईएनटी यहाँ पे किसी तुम्हें सुनाई दिया क्या बोला बेटा? क्या बोला? उसके नजदीक बैठे हो तुम क्लास में। जेईई मेंस का 95% यहाँ पे कवर, बाकी जो 5% बचे होगा एक क्लास में कवर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें सीख। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। उसमें वही सब लिखने को करवाया पहला टॉपिक ठीक है। C0 + C1 + C2 + C3 लिख लो और लिख लो। 2 बार लिखोगे तो कोई आपत्ति है? खाना दिन में 4 बार खाते हो, 2 बार लिखोगे क्या? अरे उसमें कुछ बताएंगे, लिखो तो सही। तो कुछ है ना, वैसे दोबारा थोड़ी लिखवाएंगे, पागल हो गए। उसके पीछे का कुछ लॉजिक होगा ना। लिख लिया। अच्छा तुमने जितने भी एक्सप्रेशन लिखे होंगे अब देखो उसको सोचने का तरीका। लिख दिया, -1 लिख दिया, फलाना जमाना लिख दिया, कहीं आयता लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। ये सब क्या है तो समझना है ना कि कहाँ पे 1 रखेंगे, कहाँ पे -1 ही रखेंगे, कहाँ पे आयता रखेंगे, कहाँ पे क्या। तो पहला हमारे पास +C0 + C1 + C2 + C3 + 4 ऐसे था। यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान दे, यहाँ पे लिखोगे x, देखिए इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे। कितना डिफरेंस? 1। और डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे जो बोल रहे हैं यहाँ से। अगर सारे साइन लगातार पॉजिटिव होंगे तो वहां पे =1 लिखेंगे। सारे साइन अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, -1। ओके क्या बोला मैंने? x के पावर में क्या लिखेंगे? डिफरेंस। x के पावर में डिफरेंस। और सारे अगर पॉजिटिव साइन को बियर कर रहे हैं तो उसके केस में क्या लिखेंगे? 1। और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो -। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, इसीलिए x = 1 तो ये पुट किया था ना जब ये निकालना। क्या पुट किया था? x = 1। अच्छा C0 -C1 + C2 -C3 ऐसे देखो क्या लिखोगे? x लिखोगे, x के पावर में क्या लिखोगे? डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 1। इसका 0 1 1 2 2 3 1 का डिफरेंस है तो x का पावर 1। अल्टरनेट साइन क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है। अल्टरनेट साइन चेंज है, = क्या लिखेंगे? -। तो -1 रखने से ये किस एक्सपेंशन में लिखेंगे? 1 + x raised to the power। इसमें रखेंगे 1 + x raised to the power। हमारा समझो 1 और -1 रखने का लॉजिक। यस। अच्छा अगर मान लो कहीं पे कहता है कि C0 - C2
अब प्लस प्लस ले लो, प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 ऐसे करके है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कितने का गया 2 का, तो x रेज टू द पावर 2 सारा टाइम क्या है पॉजिटिव, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। यस सर। उस वाले एक्सपेंशन में जो शुरुआत का एक्सपेंशन है उसमें एक बार प्लस 1 रखो, एक बार माइनस 1 रखो, दोनों पे ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या था हमारे पास C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस 1 प्लस 1 रख रहे हैं। अब प्लस ऐसे करके आएगा कि यहाँ क्या आ जाएगा और C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 कितना आएगा 0, दोनों को ऐड कर दिया कैंसिल, क्या आ गया 2 आ गया, C0 प्लस क्या आ गया C2 प्लस C4 प्लस 2 रेज टू द पावर n, C0 प्लस C2 प्लस C4 किसके इक्वल हो गया 2 रेज टू द पावर n n-1। क्या ये याद करना है? अब आपको समझ में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता है, लॉजिकली करना है, लॉजिकली कुछ भी करना है। ओके, अगर यहीं पे मान लो C0 माइनस C2, ये बुक में नहीं लिखा होता है, मेरा अपना होता है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे मुझे नहीं समझ में आता था, इससे याद मैं कर नहीं सकता, याद आप भी नहीं कर सकते, तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना चाहिए, समझ रहे हो? माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 ऐसे जाना से कितने का डिफरेंस है x स्क्वायर किसके इक्वल होगा माइनस 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा की क्या खासियत है कि वो पूरे आयोटा जब रखेंगे तो पूरे को दो पार्ट में डिवाइड कर सकेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक ही रखने से सारा काम चल रहा है। समझ में आया? पक्का? यस सर। इसी तरह बात आगे बढ़ाते हैं, ये समझाना था, इसीलिए बोला था दोबारा रख लो। समझ में आया कि कैसे करते हैं? अगर कहीं पे मान लो दिखाई दे रहा P0 प्लस P3 प्लस C6 प्लस 1 दिखाई दिया, इस दोनों के डिफरेंस कितने का? 3 का। x क्यूब Q का वैल्यू किसके इक्वल होगा? x ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें नहीं कुछ नहीं, याद करो, नहीं याद तो याद करो, इसमें क्या है, याद करने में कोई दिक्कत है? तो रिसर्च ही थोड़ा करना, इट्स 250 साल का मैथमेटिक्स, 250 साल का फिजिक्स, 250 इयर्स की केमिस्ट्री, 2 साल में ध्यान रखिए। 1 हो गया, ओमेगा को क्या लिखा जाता है, लिखो -1 प्लस माइनस प्लस √3 आयोटा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा जाता है, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय, बस ओमेगा ओमेगा इससे पहचान में है। और इसको और जो थोड़ा सा अगर समझना है, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x आ गया, तो मुझे पता आ गया, तो हम लोग निकाल के समझ में आ गया। सुन ले थोड़ी देर सुन ले, बीच में चैप्टर मत कर, नहीं तो अच्छी बातें निकल जाए। ये हो गया, अभी तक तुम लोग मानने के तैयार नहीं है क्या? मन नहीं मानता तो ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका फैक्टराइजेशन आता है x माइनस 1 इंटू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये ऐड कर रहे हैं समय पे, तो इसमें एक हो गया, इधर भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, मतलब एक आ गया। दूसरा ये वाला पार्ट है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ना, क्या देगा मेरे, क्या देगा लगा क्वाड्रेटिक, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 1 डिवाइडेड बाय 2।
दिस इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो उसी में से एक को ओमेगा लिख दिया, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर हो गया। कौन ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई भी ओमेगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जल्दी नहीं याद करो सर, इसमें प्लस मुझे याद रखना नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए उसी को ओमेगा लिखो, दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर। अब इससे आसान बात तो नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर। इसकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, छोटू सा प्रॉपर्टी है। तो पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल। अरे रूट्स है ना, हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। अबे यार ब्रैकेट में चीजें कर लिया, 1 का क्यूब रूट 1 बताया था। हाँ अरे इतना कुश्ती में आ रहा है किसी और जब बड़े हो गए तो ये तो अलग पढ़ा रहे हैं, दुनिया ही मेरी बदल दिया। अरे 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। और ये तो अजीब इंसान है, कहते 3 होगा, 3 ओमेगा होगा, 3 ओमेगा स्क्वायर होगा। क्योंकि वहां पे क्या है, केवल रियल के बारे में बात, हमेशा याद रखना, जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने उसके रूट होते हैं। हाँ, रियल रूट कम ज्यादा, कम होते, ज्यादा कम। सेकेंड ओ नहीं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू सीख लो, जब सीखने लगो तो बादमाशी को बर्दाश्त करोगे। सीखने से पहले, उससे पहले मैं खुद ही आई एम बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस छोटे आदमी, वो भी सब छोटे हैं, जितना जानते हो सब छोटे, उसके ऊपर बॉस तो तुमने बोल दिया उसके ऊपर। तुम सोच रहे हो उसके ऊपर। ओके ठीक है, पढ़ाई करना शुरू करो तो बदमाशी करेंगे, मिल के बदमाशी, ना पढ़ाई करोगे बदमाशी करोगे तो ज्यादा नहीं होगा। तो ये लिखिए, इसमें लिखना क्या है, रुक सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या हो गया, 1 ओमेगा एंड 1 ओमेगा एंड where omega is equal to -1 plus √3 iota by 2। आयोटा बाहर है, आयोटा स्क्वायर रूट के बाहर, -1 प्लस √3 आयोटा, आयोटा बाहर है, डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सर इसका डेरिवेशन ये है, इसका डेरिवेशन ये है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो सेकेंड पार्ट में तो पढ़ना ही कॉम्प्लेक्स है। उसकी प्रॉपर्टीज लिख लो, क्या लिखोगे प्रॉपर्टीज में, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है ये तो हमने देखा, ठीक है 1 को, ठीक है, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, ठीक है, और इसको भी हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। अभी तुम्हें पोलर फॉर्म में बता देते हैं, e raised to the power iota 2π/3 प्लस 1 ये घर पे बैठ के पेन पेपर लेके उसका मॉडुलस निकाल के, आर्गुमेंट निकाल के, फिर इसके हमने तुम्हें बता दिया, बस इसको चेक कर। इसका होता है e raised to the power iota क्या होता है 4π/3, और कोई कैसे, तो इसका स्क्वायर अभी तो बोले ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π/3 नहीं आता, 2π/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4π/3 नहीं आता,
e raised to the power iota 2 pi by 3 का स्क्वायर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए 4 pi by 3। ये यूलर फॉर्म होता है, इसका जब मॉडुलस आप कैलकुलेट करोगे हाँ इसको मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने 9 लिखना है नहीं, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा ऊपर वाले को 8 pi by वापस। तो देखिए समझ में आया? तुमने बहुत सही बात छेड़ दी। कहने का मतलब तुमने कहा कि ओमेगा को स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और जब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ओमेगा आना चाहिए, यही कह रहे थे ना? नहीं जब ओमेगा का आ रहा है सर, आपने पोलर फॉर्म बताई ना ओमेगा की e रेज़ टू पावर i 2 pi by 3 तो आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 pi by 3 आ जाएगा। इसको फिर pi by का फॉर्मेट में हाँ बोल लो ना, पूरा बोलो ना, अच्छी बात बोल रहा है ना, उसको पूरा स्क्वायर है तो उसको भी तो नीचे भी तो 9 होगा, मतलब पूरे का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर नहीं करेंगे, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2 pi by 3 का स्क्वायर करेंगे ताऊ a raised to the power x raised to the power y is equal to a raised to the power x into y होता है। क्या मतलब दोनों जोर से खींच ले। मैंने कहा e raised to the power iota 2 pi by 3 इसका स्क्वायर a raised to the power x raised to the power y a raised to the power x e raised to the power iota 2 pi by 3 मुझे सोचा कि कुछ और बोलो तो 2 pi से 4 pi by 3 और फिर जब इसका स्क्वायर करेंगे ना फिर क्या ओमेगा होगा। ये सब बड़े बदमाश हैं, एक दूसरे के स्क्वायर खेलते रहते हैं। मुझे कुछ आगे सोच लिया क्या हाँ जी कुछ बात जवाब नहीं क्या चीज वीडियो की बात करते हैं नहीं मैंने देख लो आप देख मैंने लिखा था पहला फिर सुन किया है अरे यार यहां पे इंग्लिश का आपने वीडियो कंप्लीट कोई वीडियो हो गया। छोटी छोटी बातें देखो पूछो, छोटी छोटी बातें बताते हैं, क्यों नहीं लिखा? हमारा कैलकुलेशन तुमको छापने के लिए मैं कैलकुलेट करके नहीं ओके ओके काम की बात e raised to the power iota 2 pi by 3 तीन बातें बताए। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल। ठीक है, अभी इसको ट्राई नहीं करेंगे, इसको मार्क करके रखो, इसके क्वेश्चन ऐसे होंगे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे उसके बाद जैसे C0 प्लस C3 प्लस C6 ये तो पूछा हुआ है यही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो अभी प्रोसेस में सी है कैसे x रेज़ टू द पावर क्या होता है 3 तो x की वैल्यू क्या क्या रखना है 1 रखना है वेयर लिखना ना वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यू। हाँ जी, इधर से कोई बीच में बोल रहा था, कौन बोल रहा था आपको बताओ। इसको मार्क करके रख लो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी मेहनत करोगे तो फंस जाओगे, आता हुआ भी भूल जाओ। अगर चाहोगे इसी तरह मान लो 4 के डिफरेंस पे आ रहा है x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 तो वहां क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 ऐसे करके बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा अभी तक यही जो है 3 को टच किया, इन जनरल 99% को 2 को ही टच करता है, उससे ज्यादा नहीं टच करता। ठीक, दूसरा होता है सेकंड होता है यूजेज। लिखो जल्दी से यूजेज। अभी कहाँ चल रही है बेटा, अब तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पड़ा। वैसे आए आप करके मेरा टाइम खराब करोगे तो उनकी ड्यूटी तो करेंगे। देखो यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन, यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन अब इंटीग्रेशन क्या है, यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज वेरी सिंपल थिंग, x रेज़ टू द पावर n का सबको आता है क्या होता है n x रेज़ टू द पावर n, हम उसी का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं। कभी भी दूसरे चैप्टर का एप्लीकेशन अगर किसी चैप्टर में आता है ना, वो अपने बेसिक इंफॉर्मेशन को लेकर तो कोई भी यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन कहाँ करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा
देखो जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है तो हमारे पास मास्टर फॉर्मूला तो ये है C2x² C3x³ plus so on Cnx raised to the power n is equal to 1 plus okay. मान लो क्वेश्चन कहते हैं find the value of following पहला कहते हैं 1 into C1 plus 2 into C2 plus 3 into C3 plus 4 into C4 plus n into Cn। दूसरा क्वेश्चन 1 into C1 minus 2 into C2 2 into C3 plus 4 into C4 plus 5 into C5 plus so on और प्लस प्लस माइनस करना माइनस फिर प्लस फिर माइनस सो ऑन इसकी वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं 1² C1 2² C2 3² C3 4² C4 प्लस क्या हो गया 5² C5 प्लस सो ऑन और इसी में फिर से अल्टरनेट प्लस। ठीक है घर से सोचते हैं ठीक है ओके 2 मिनट बताओगे अभी बोर्ड में जैसे फंसोगे ना अब बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है पहले कम होता है उसके बाद फिर आराम से बैठो लास्ट बार बैठो ATM है तुम्हारा जानकारी रख के क्या करेंगे ऐसे करके कौन ऐसे बढ़ता है तो हमें कहाँ से शुरू करना है अगले क्लास में इसको याद रखना और यहाँ से एक भी क्लास मिस मत करना। एक क्लास अगर तुमने मिस किया तो अगला डिस्कनेक्ट हो अभी से लेकर आखिरी तक आपका NCERT खत्म हो गया कर लीजिए कोई दिक्कत है तो बता दो। ओके लिख लिया बेटे आप लोगों ने अपनी जगह पे चले जाओ। थैंक यू सर। हो गया आदित्य लिख रहे हो गया बेटा? यस सर लिख लूंगा लास्ट वाला देख लिख लो ना अभी खत्म बाद के लिए क्यों छोड़ोगे? यस सर लिख लिया। ठीक है बेटा थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।